को लेकर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना ठीक नहीं। मुंबई में एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव। चीन से लौटे थे सभी पायलट। 72 घंटे पहले ही हुआ था कोरोना टेस्ट। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मामलों की पुष्टि। 5 की मौत। राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर 6,923 के पार। चंडीगढ़ में कोरोना के 3 नए केस। बापू धाम में संक्रमितों की संख्या 109 के पार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आरजेडी नेता मनोज झा ने यह कहा है कि कोरोना महामारी पर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना ठीक नहीं है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इस प्रकार की भ्रामक, अशोभनीय, घटिया चीज़ें जो सोशल मीडिया में कुछ लोग कर रहे थे, किसी भी दृष्टिकोण से किसी के लिए भी उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, हम एक दूसरे से राजनीतिक विरोध रखते हैं, लेकिन विरोध इस सीमा तक ना चला जाए कि आप इस प्रकार की भ्रामक, आधार विहीन खबरों को मीडिया में चटखारे ले करके परोसे जाएं। ये हमारे पॉलिटिकल लाइफ के बीमार होने का भी संकेत एक तरह से है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन की हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो जो कंटिन्यू है अराउंड 3.3% और रिकवरी रेट वो बढ़ गया है 29.9%। हमारा मानना है कि खुश होने की ज़रूरत ज़रूर है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी टेस्ट का दायरा बढ़ेगा, हो सकता है आंकड़े बढ़ें, और ये पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है। अभी चाक चौबंद व्यवस्था करनी है। कई ऐसे राज्य जहां आबादी बहुत बड़ी है, वहां अभी तक टेस्ट के नंबर ऑफ टेस्ट बहुत लिमिटेड रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें उस दायरे को बढ़ाते हुए, और जाहिर तौर पर कोई भी महामारी हो उसके जिसका इलाज नहीं हो, तो उसके लिए जिस तरह की एहतियात की ज़रूरत है, अभी उस पर मुकम्मल ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरू में आंकड़े हमारे पास कम थे, और ज्यों-ज्यों बढ़ता गया है अक्रॉस इंडिया, आप देखेंगे कि स्पाइक थोड़ा दिखता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के और मुल्कों से अगर हम कंपेयर करें तो हम कई मामलों में, बावजूद कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों कि हम कंटेन करने में। लेकिन अभी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जब आप एक बार टेस्ट बढ़ा रहे हैं, रैंडमाइजेशन को भी कई राज्यों में सोचा जा रहा है, अलग अलग इलाकों में, तो हमें इसके लिए होंगी कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो उससे डरना नहीं है, उसको डील करना है। मेरा एक बात तो सीधे तौर पे मानना है कि ये हादसा मैं मानव निर्मित हादसा मानता हूँ। हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी से कुछ सीखी नहीं। हर वक्त जब इस तरह की कोई बातें होती हैं, एक दुर्घटना होती है, तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, फिर अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। इस फैक्ट्री के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका लोकेशन रेजिडेंशियल एरिया के क्लोज था, और हम मुआवजा दे करके सोचते हैं हमने अपनी जिम्मेवारी मुक्त कर ली। ना, मुआवजा गई जिंदगियों को वापस नहीं लाता। हमें अपनी व्यवस्थाओं में ये कोई नहीं जानता कितनी बार ऑडिट हुआ, कोई नहीं जानता है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री को इतने रिहायशी इलाके में किया गया था, जारी रहने को परमिशन मिली थी। मैं समझता हूँ कि थोड़ा उस दृष्टिकोण से सोचते हुए, ताकि अगली बारी इस तरह के हादसे ना हो और हम प्रतिक्रिया देकर के फिर अगले दिन निश्चिंत ना हो जाए। सिक्किम में सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के जवान आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्ष से झड़प भी हुई और इसमें दोनों पक्षों के जवानों को मामूली चोटें भी आई। सेना के सूत्रों ने बताया है कि उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं, और इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के जवान आक्रामक हो गए थे, जिसमें कुछ को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा दिया गया। असल में
सीमा विवाद के चलते भारतीय और चीनी सेना के जवानों के बीच कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। बाद में सेना के जवान इस तरह के मुद्दों को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार पारस्परिक रूप से हल कर लिया करते हैं। इस बार लंबे समय के बाद ऐसी घटना हुई है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फंसे हुए लोगों से वापस जाने का इंतजाम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। कोरोना वॉरियर्स को दे रहे हैं स्पेशल सुविधाएं, ये भी उन्होंने कहा है। फंसे हुए लोगों के वापस जाने का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने जो फंसे हुए लोग हैं उनसे वापस न जाने की अपील भी की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही है कि सभी का इंतजाम किया जा रहा है और कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। जो दिल्ली में लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं या किसी भी तरह से काम करने के लिए दिल्ली में आए हैं और उनका काम धंधा ठप हो गया है, अपने गाँव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फंसे हुए लोगों के वापस जाने का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। कोरोना वॉरियर्स को स्पेशल सुविधाएं दे रहे हैं, ये भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान जो दिल्ली में लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं या किसी भी तरह से जो लोग परेशान हैं इस कोरोना संकट के समय में, ऐसे सभी लोगों के वापस जाने का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, तीसरा चरण अब लॉकडाउन का चल रहा है, ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं या जिनके काम धंधे ठप हैं, ऐसे में उन लोगों का सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और वो लोग पैदल ही या साइकिल से अपने गृह राज्य की तरफ निकल पड़ रहे हैं और ऐसे लोगों से अपील की गई है कि ऐसे सभी लोगों के जाने का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि फंसे हुए लोगों के वापस जाने का जल्द ही इंतजाम किया जा रहा है और सभी को अच्छे तरीके से वापस भेजा जाएगा पुख्ता इंतजाम करने के बाद। लेकिन बीच में ऐसे कोई भी ना जाए, पैदल कोई ना जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि फंसे हुए लोगों के वापस जाने का इंतजाम किया जा रहा है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ऐलान किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो दिल्ली में फंसे हुए हैं? जी, अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि सड़कों पर अभी काफी मजदूर घूम रहे हैं, मेरा निवेदन है कि दिल्ली छोड़कर न जाएं। जी, उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग दिल्ली छोड़कर मत जाइए। मजदूरों को सड़क पर देखकर लगता है कि सिस्टम फेल हुआ। उन्होंने कहा कि घर से पैदल ना निकलें, हम इंतजाम कर रहे हैं। जी, अभी राजनीति का वक्त नहीं है, सबको मिलकर लड़ना है। अभी उन्होंने कल एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना की परसों, जिसमें 1200 लोग जो है बिहार के लिए रवाना किए गए। उससे पहले एक दिन पहले मध्य प्रदेश के लिए एक ट्रेन यहाँ से रवाना की गई, जिसमें लगभग 1100 के करीब जो है लोग मध्य प्रदेश के लिए रवाना किए गए। और उन्होंने बाकी मजदूरों से भी कहा कि हम सभी राज्यों के लिए जो है विशेष ट्रेन का प्रबंध कर रहे हैं, आप लोग पैदल न जाएं, हम आपके जाने का इंतजाम कर रहे हैं। जी सुधीर, और जिस तरह के तमाम आरोप दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं, बिहार सरकार के कुछ मंत्री आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी क्या सफाई दी है कुछ दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने? दिल्ली सरकार ने पहले कहा कि हम जो बिहार जो मजदूर जा रहे हैं उनका खर्च जो है हम खुद जो है वहन करेंगे। लेकिन उसके बाद एक पत्र सामने आया जिसमें दिल्ली सरकार ने लिखा नीतीश कुमार को कि हम जो यात्रियों को, जो प्रवासी मजदूरों को आपके यहाँ भेज रहे हैं और इनका जो किराए का पैसा हम दे रहे हैं, ये आप हमें लौटा दीजिएगा, आप मजदूरों को न दीजिएगा। इस पर बिहार सरकार के जो है नेता उन्होंने प्रतिक्रिया की, उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को ही पैसा लौटाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारें आमने सामने दिखी। जी, और इसके अलावा जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या कुछ सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही हैं? पता है कि कोरोना संक्रमित वॉरियर्स जो हैं उनको स्पेशल सुविधाएं हम दे रहे हैं। उनका 5 सितारा होटलों में हम इलाज करवा रहे हैं और उनको वहां हमने रोका हुआ है।
और उन्होंने एक बात और कही कि 75% के करीब मामलों में या तो कोरोना के लक्षण नहीं है या फिर हल्के हैं, तो ऐसे लोगों को हमने घर पर ही आइसोलेट करने का इंतजाम किया है। अभी लगभग 1500 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सुधीर। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर जो प्रवासी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपील की है कि दिल्ली छोड़कर ना जाएं। आप सभी के वापस जाने का इंतजाम किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की घर वापसी और रास्ते में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन बाद ही मजदूरों के साथ एक और हादसा सामने आया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पाठा गांव के पास ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल एक ट्रक में सवार होकर कई मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ तब ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 18 लोग सवार थे। ये लोग हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे थे और रास्ते में पाठा गांव पहुंचते ही ट्रक पलट गया। इस हादसे में मौके पर ही 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। कोरोना लॉकडाउन के बीच आम लोगों के लिए रेल कब चलेंगी, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बसों को चलाया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। जिस क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण कम है उस क्षेत्र में बसों को चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बस मालिकों ने इसका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने 50% सवारियों को ही बस में बैठाने की अनुमति दी है। इसलिए उनका कहना है कि रूट का जो खर्चा आएगा वो कहां से आएगा, रोड टैक्स परमिट कौन भरेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल में लगभग हर जगह बसें अभी भी बंद ही हैं। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है, इसी को लेकर के विशेष ट्रेन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजने के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन जहां पर कोरोना का संक्रमण कम है वहां पर बसों को चलाने की भी अनुमति दी गई। पंजाब में अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने सीएम कैप्टन पर निशाना साधा है। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए सीएम को भगोड़ा भी बताया है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਔਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦਾਰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਿੜਤ ਹੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया।
जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे, सातों दिन, लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। बॉर्डर पर ही प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर, सशर्त दी जा रही है राज्य में प्रवेश की अनुमति। रहना होगा 14 दिनों तक होम क्वारंटीन। जो भी प्रवासी उत्तराखंड में वापस पहुंच रहे हैं, अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, उनकी सबसे पहले सीमा पर ही, राज्य की सीमा पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और सशर्त अंदर जाने की अनुमति उन्हें दी जा रही है। और साथ ही उनको ये भी कहा जा रहा है कि 14 दिनों तक होम क्वारंटीन आपको रहना ही होगा। जिस तरीके से प्रवासियों को छूट दी गई है अपने घरों तक जाने की, अपने गृह राज्य और गृह जनपद में जाने की जिस तरीके से छूट दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए अब लगातार प्रवासी अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सोनीपत में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सोनीपत में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसे लेकर जिले के सीएमओ ने जानकारी दी है। आज हमारे 11 केस और नए आए हैं पॉजिटिव, वो डिफरेंट एरिया से हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ नए केस आए हैं, तो उनका हम अभी आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, केसेस को कानपुर भेजेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स हम ट्रेस कर रहे हैं, उनकी सैंपलिंग की। सर अब कितने केस हो गए हैं? क्योंकि 90 थे सुबह और अब 11 बढ़ गए, 101 केस हो गए। 89 सुबह थे, अब 11 मिला के 100 हो गए। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फंसे हुए 350 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों को बसों के जरिए उनके मूल स्थान पर भेजा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण छात्रों के साथ कई लोगों को मध्य प्रदेश में ही रोका गया था, जिसके बाद 18 बसों का इंतजाम करके उन्हें भोपाल से रवाना किया गया है, जिसके बाद उन्होंने MP सरकार का धन्यवाद भी किया है। हमारा बहुत कॉपरेशन किया हमारे साथ। तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पोर्टल खोला गया, उसके द्वारा हम सब के नाम लिए गए, डाटा बनाया गया, फिर उसके ऊपर अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए। अब तक बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम थैंक्स करना चाहते हैं MP एडमिनिस्ट्रेशन का, J&K एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान हमारे अब तक अच्छी से सब फैसिलिटीज़ पहुँचाई। फाइनली भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू कहना चाहते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया, और JK एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली हम थैंक यू करना चाहते हैं। उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारा लिस्ट बनाया और हम आज यहाँ पर है वो है। इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामूला से ये बड़ी खबर, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। ये बड़ी खबर, स्टेडियम में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है और यहाँ पर अब मरीजों का इलाज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। अब स्टेडियम में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर के इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और अब स्टेडियम को ही वेलनेस सेंटर बना दिया गया है, जहाँ पर कोरोना मरीजों को रखा जाएगा और उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से सामने आ रही है, जहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है और यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज अब किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, उसी को देखते हुए जैसे जैसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर के इंतजाम भी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी इंडोर स्टेडियम को अब वेलनेस सेंटर बना दिया गया है। इंडोर स्टेडियम को अब वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये बड़ी खबर
इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है जम्मू कश्मीर के बारामूला में। और अब यहां पर स्टेडियम में ही जो कोरोना संक्रमित मरीज होंगे उनको लाया जाएगा और यहीं पर उनका इलाज किया जाएगा। ये बड़ी खबर, स्टेडियम में कोरोना मरीजों का इलाज अब किया जाएगा। इंडोर स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारामूला में एक इंडोर स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है और अब यहां पर कोरोना संक्रमित मरीज जो नए पाए जाएंगे उनको लाया जाएगा, उनका इलाज यहां पर करवाया जाएगा। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। जी देखिए, जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इंडोर स्टेडियम बारामूला स्टेडियम है उसको कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है और वहां पर अब जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज होगा। क्योंकि जिस तरह से तबलीगी जमात से निकले लोग जब कश्मीर घाटी पहुंचे तो उसके बाद से लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं घाटी के लिए चिंता का विषय जरूर है और इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। जी में किस तरह की अभी तक की तैयारियां हो चुकी हैं? जी देखिए, तैयारियों की बात करें तो फिलहाल जो है वो इंडोर स्टेडियम में जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। वहां पर जो कोरोना के मरीजों के लिए जो उचित प्रबंध होते हैं, बेड लगा दिए गए हैं और साथ ही में डॉक्टर्स जो हैं उनको, डॉक्टर और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को भी वहां पर बोल दिया गया है कि आप वहां पर जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज होगा। और कहीं ना कहीं ये एक सरकार की तरफ से लिया गया कदम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए ये कदम लेना उचित था, क्योंकि घाटी के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो स्टेडियम को कोरोना के मरीजों के लिए अब वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर जितने भी अब कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जाएंगे उनको लाया जाएगा, उनका इलाज स्टेडियम में अब किया जाएगा। मुंबई के साथ ही पूरे देश में कोरोना महामारी से कोहराम मचा हुआ है और जिससे कि देश आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। देश में लाखों लोग बेरोजगार होने के साथ बड़े बड़े उद्योगपति के जरिए लिया गया बैंक से कर्ज अब दूसरी तबाही बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश की 135 करोड़ जनता के ऊपर कोरोना महामारी क्या कुछ असर करेगी और इस पर खास मुलाकात के लिए मौजूद बिजनेस एक्सपर्ट उदय कपाड़िया के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने खास बातचीत की है। देश में कोरोना महामारी के लगभग 46 दिन गुजर चुके हैं। पूरा देश लॉकडाउन के चलते बंद हो चुका है। ऐसे में आर्थिक तंगी को लेकर किस तरह से पूरे देश में तबाही आने वाली है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, जानकारी देंगे कि किस तरह से इस तबाही का असर पूरे देश के उन शख्स के ऊपर आएगा जो निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो व्यापार रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो निजी कंपनियों को चलाते हैं। सबसे पहले एएनबी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए कि किस तरह से आर्थिक जो तबाही आने वाली है कोरोना संक्रमण के बाद, किस तरह से पूरे देश को अपने चपेट में लेने वाली है, उसकी जानकारी। देखिए, पहले क्या है कि ये जो कोरोना है ये बहुत ही सीरियस वायरस है, जिसको मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। रही बात हमारे अर्थतंत्र के लिए, ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको लेकर के हमारी इकोनॉमी को रिवाइव होने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास खर्चे उनके चालू थे, जिनके पास आमदनी नहीं थी, उनके लिए भी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करेगा मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास को अपने खर्चे जो रूटीन थे वो थे उससे भी करीब करीब ज़्यादा लगे हैं, और इनकी सोर्स ऑफ इनकम है दैट हैज़ कम डाउन, जो बंद जैसी रही। जो धंधे वाले हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हुई है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा, जिसको शायद उभरते उभरते मुझे लगता है और 6 से 8 महीना मिनिमम इसको रेगुलराइज होने के लिए लगेगा, और रिकवर करने के लिए शायद और 2 से 3 साल लगेंगे। सर, बड़े व्यापारी जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, क्या कोरोना महामारी के बाद वो कर्ज के नीचे दबेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दबेंगे,
क्योंकि जब आपके पास जिस चीज़ के लिए, जिस धंधे के लिए, जिस बिजनेस के लिए आपने लोन बैंक से लिया है, जो कर्जा लिया है, अगर वो बैंक में जो कर्जा आपको लेना है, अगर वो करने के लिए आपके पास आपका बिजनेस ही चालू नहीं रहेगा तो आप उसका ईएमआई चुकाएंगे कैसा? और अगर आपने बैंक को अपना ईएमआई नहीं चुकाया तो यू विल बी ए डिफॉल्टर। तो बैंक की तरफ से भी वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, उसका सिबिल रिपोर्ट भी अफेक्ट करेगा, और ये बाजू पे क्या हो जाएगा कि उसका ईएमआई नहीं जाने की वजह से उसका बिजनेस भी ठप है। अगर बिजनेस ठप होता है तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को, जो कंपनियों के रेट्स है, वो भी गिरने का आसार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अफेक्ट होगा ही होगा। और ये हो सकता है कि बिगिनिंग में हमको 1-2 महीना इस चीज़ को हम दिखेंगे नहीं हमको, लेकिन उसके बाद आने वाले 6 महीने वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। एक सवाल और है, क्या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, क्या वो भी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे? सर अभी बाकी क्या है, क्या बाकी है आप मुझे बताइए। मिडिल क्लास बंदा है जिसको कोई भी चीज़ को रिवाइव करना है, वो कैसे करेगा उसको रिवाइव? वो हो ही नहीं सकता है। मिडिल क्लास आदमी, उसमें मैं पूरे मिडिल क्लास के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मिडिल क्लास में एक सर्टन परसेंटेज है, लगभग 30 से 40% जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि अभी वो काफ़ी नीचे के लेवल तक आ गए, कि जो किसी को बता नहीं सकते कि भैया मुझे कितनी तकलीफ है, लेकिन उनको तकलीफ है बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से लोग मुंबई से पलायन कर रहे हैं, तो क्या गरीब किसान और मजदूरों के जेब में अब पैसे नहीं रह जाएंगे? उनकी जेब में पैसा सर है ही नहीं, यहाँ पे पैसा भी नहीं है, और यहाँ पे रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा दी गई है, वो सुविधाएं भी उनको मिलती है नहीं मिलती है, वो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे काम नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने देश में जाएगा ही। तो उनके बाद पैसे की प्रॉब्लम तो है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां जाने का भी आसार है। ऐसे में 135 करोड़ जो देश की जनता है, वो किस तरह से इस पूरे महामारी को सफर करेगी? देखिए, पूरी महामारी को हमारे भारतवर्ष के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनको मिल के उसको फेस करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कुछ 1% नौकरियां भी जाएगी, लेकिन इस बिजनेस को, इस एम्पायर जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसको खड़ा करने के लिए भी हमको हमारी मेन पावर को फिर से रेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिगिनिंग में 4-6 महीना ऐसा भी माहौल बन जाए कि करीब 50% लोगों की नौकरियां चली जाए। ये होगा, और ये होने का पूरा मेरे रीडिंग के हिसाब से अंदेशा है। क्या हो सकता है? क्या लगता है जब कोरोना महामारी खत्म होगी तो ये जो तबाही आने वाली है किस तरह से होगी? क्या आप राय देते हैं सरकार को कि इस तरह से किया जाए तो कुछ शायद गुंजाइश बनती है? देखिए, सरकार को आपके माध्यम से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खास करके जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे कि जो हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जहाँ से हमारे लिए फंड जनरेटिंग होता है, जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस चीज़ को तवज्जो देता हूँ, जिसको पॉइंट करता हूँ, दैट इज कि सबको रोजगार मिल जाना चाहिए। अगर जितने ज़्यादा लोग रोजगार में रहेंगे, उतना अपनी इकोनॉमी जल्दी स्टेबल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, तमाम परिस्थितियां लोगों के सामने गुजरने वाली है, लेकिन उसका निजात अब सरकार किस तरह से ढूंढ पाती है, ये अपने अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये थे हमारे 7 एक्सपर्ट उदय जी, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आर्थिक तंगी से देश के साथ तमाम वो मजदूर, किसान और लोग भी झेलने वाले हैं, जिनको कोरोना महामारी के तहत काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में एक शिक्षिका की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना की वजह से एक शिक्षिका की मौत हुई है। मृतक महिला की राशन वितरण में ड्यूटी थी और उत्तरी दिल्ली में राशन वितरण का ये काम कर रही थी। एनडीएमसी ने इस मामले की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक शिक्षिका की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के चलते राशन वितरण कर रही थी। शिक्षिका जो है वो राशन वितरण का काम कर रही थी उत्तरी दिल्ली में, और इसी दौरान वो कोरोना से संक्रमित हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एनडीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है, दिल्ली में एक शिक्षिका की कोरोना के चलते मौत हो गई है। मृतक महिला की राशन वितरण में ड्यूटी थी और उत्तरी दिल्ली में राशन वितरण का काम ये महिला कर रही थी। ये महिला शिक्षक जो राशन वितरण का काम कर रही थी, इसी दौरान उनको कोरोना हुआ। कोरोना से वो संक्रमित हुई राशन वितरण के दौरान, और अब ये दुखद खबर सामने आई है, उनकी मौत हो गई है। उत्तरी दिल्ली में राशन वितरण का एक महिला काम कर रही थी और वहीं पर ये महिला शिक्षिका जो थी
वो कोरोना संक्रमित हुई और अब ये दुखद खबर सामने आ रही है। महिला की मौत हो गई है कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एक महिला शिक्षक की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।